एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और प्रति व्यक्ति वेतन में 18% की कमी की जाती है तो कुल वेतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें क्रम से बढ़ता है या घटता है, तो उसमें फॉर्मूला लग जाता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। जो बढ़ता है उसको प्लस में लिख देते हैं 20, जो घटता है उसको माइनस में कर देते हैं -18 प्लस एक्स इंटू वाई 20 इंटू -18 अपॉन 100। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 20 माइनस 18 2, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। 18 दूनी 36, 360 बटे 100, 10 0 से 0 कट जाएगा तो ये 2 माइनस 36, और ये क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 माइनस 3.6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। और 3.6 में से 2 माइनस करेंगे तो 1.6, तो ये 1.6% क्योंकि माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कि 1.6% की कमी होगी। एक महिला अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और खर्च में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत का प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। बचत पूछ रहा है कि बचत का प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, तो पहले तो बचत ही निकाल लें। तो कह रही है कि आय का 2/3 भाग खर्च कर लेती है, तो आय हम मान लेते हैं कि आय उसकी 300 रुपए है। ठीक है, 300 का 2/3 भाग खर्च करती है, तो खर्च कितना कर रही है वो, जो आय अगर 300 मान लिया तो 300 का 2/3 भाग खर्च करिए। देखिए 300 इसलिए माना है, 100 भी मान सकते थे, पर 100 इसलिए नहीं माना है कि 100 से जब 2/3 भाग खर्च कर रही है ना, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो वो पूर्ण अंकों में डिवाइड नहीं होगा, तो पूरी कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगी। इसीलिए आय को 300 माना है, क्योंकि 300 से ही आराम से कट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को ध्यान में रख के ही किया जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अब खर्च कितना आ गया, आय 300 है तो 300, खर्च आ गया 200 रुपए, कि 300 रुपये आय है और खर्च कर रही है 200 रुपया। तो अब इसमें बचत कितना कर रही है वो, अब इसमें बचत कर रही है वो 100 रुपए की है ना। आय 300 खर्च 200 तो बचत 100 रुपए की। नई आय फिर कह रहा है उसकी आय में 18% की जो वृद्धि होती है, तो नई आय कितनी हो जाएगी इसकी, 300 प्लस 18%, 300 का 18%, 18 3 54, 354 रुपए हो जाएगा। और खर्च में 24% की वृद्धि होती है, और नया खर्च क्या हो जाएगा, नया खर्च जो है 200 प्लस खर्च 200 रुपए है ना, 200 इसमें 24% की वृद्धि हो रही है, मतलब 24%, 200 कितना 48 रुपए हुआ, तो 200 प्लस 24%, 24%, 200 प्लस 24%, 248 रुपया हो गया। नई आय ये है, नया खर्च ये है, तो नया बचत क्या हो जाएगा, नई आय में से नए खर्च को माइनस कर देंगे, 354 माइनस 248, ठीक है, बराबर 106 रुपए। नया बचत 106 रुपया हो गया। पूछ रहा है कि बचत का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। नया बचत ये है और पुराना बचत 100 रुपया था, 100 रुपया बचत था, अब 106 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 100 से 106 6% बढ़ गया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़े। 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिनमें 5% वोट अमान्य थे। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों का 70% प्राप्त हुआ और उसने 36,480 वोटों के बहुमत से जीत हासिल की। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, तो मतदाता की संख्या मान लेंगे कि मतदाता की संख्या जो है वो x है। ठीक है, x मान के करेंगे, 100 भी मान के कर सकते हैं, पर 100 में क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, इसलिए x मान के चल रहे हैं, और इलेक्शन वाले में x मान के ही चला जाता है। ठीक है, अब देखिए विनर का देख लेते हैं कि विनर को कितना परसेंट मिला है। विनर को मिल रहा है 70%, इसका मतलब जो जीतने वाला है उसको 70% मिल रहा है, इसका मतलब लूजर को 30% मिला होगा। 70 जब इसको मिल गया तो जो बचा हुआ 30% है इसको मिला, तो इनकी जो जीत और हार का अंतर है वो कितना है, 40% का है। 70 माइनस 30, 40% अधिक वोट से विनर जीत गया। अब कह रहा है कि 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। मतदाता x हैं, x का 80% मतलब 80/100 ने वोट डाले। 5% वोट अमान्य हो गए। अगर 5% वोट अमान्य हैं तो मान्य कितने हैं, 95% मान्य हैं। ठीक है, 100 में से अगर 5% अनवैलिड हो गए तो 95% वैलिड हैं, इंटू 95/100 हो जाएगा। और वो 70% प्राप्त हो रहा है वोट वैलिड वोट का, तो वो जीत जा रहा है ना। तो जीत और हार का जो अंतर है, मतलब 40% वोट उसको अधिक मिल रहे हैं।
40% वोट अधिक जब मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसको बहुमत मिल जा रहा है। तो ये किसके बराबर हो गया, बहुमत के बराबर हो गया, 36,480 के बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 36,480 और ये ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इंटू 100 बटे 8 गुणे 95 गुणे 4। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो इसका डिजिटल सम निकाल के कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 और 3 9 कट जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, 3 गुणे 1 + 0 1 इंटू 1 अपॉन यहाँ 9 कट जाएगा, 8 × 5 = 40 चौके 160, 6 और 1 7 तो ये बराबर 7 हो गया, 3/7। अब जब नीचे 7 आता है तो हमें 1 बनाना पड़ता है डिवाइड करने में, तो ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 × 4 अपॉन 7 × 4 तो ये हो गया आपका 12/7 चौके 28। तो 2 और 1 3 हो गया इसका डिजिटल सम, और 8 और 2 10 1 हो गया, मतलब 3 आ गया। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि जिसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा है बस हमारा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला जो है 1,18,000 है, 1,18,000 इसका डिजिटल सम 8 1 9 कट जाएगा, 1 आएगा, ये हो नहीं सकता है। दूसरा 1,15,000 है, 5 1 6 1 7 7 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तीसरा है 1,20,000, 1 + 2 3, इसका 3 आ रहा है, ये मैच कर रहा है। चौथा देख लेते हैं 1,25,000, 5 2 7 1 8, ये भी नहीं हो सकता, मतलब 1,20,000 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया जाता है और फिर 23% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को अब 34% घटाया जाता है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है, पूर्णांक के निकटतम। देखिए, तो क्रमिक रूप से जब बढ़ाया जाता है तो उसका फॉर्मूला होता है ना, ये होता है x + y + x × y अपॉन 100। तो पहले देखिए 12% बढ़ा रहा है तो 12, फिर 23% बढ़ा रहा है तो 12 + 23 + 12 गुणे 23/100, ये हो जाएगा 12 और 23 35, प्लस 12 से 23 में गुणा करेंगे तो 12 दूनी 240 और 12 3 36 276/100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2.76 हो जाएगा, ये 2.76 37.76 ये नया नंबर आ गया। अब कहता है इस प्रकार प्राप्त संख्या को 34% फिर घटाया जाता है। तो अब घटा लेते हैं इसको, तो 30 इसी फॉर्मूले में फिर से लग देंगे 37.76 और घटा रहा है 34%, तो -34 प्लस 37.76 इंटू -34 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 37.76 में से 34 जाएगा तो 3.76 प्लस और माइनस का माइनस, 3776 में 34 से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3776 में 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 6 के 24 के 4 2 4 7 28 2 30 0 3 4 7 28 3 31 के 1 3 4 3 12 और 3 15 3 6 के 18 के 8 1 3 7 के 22 के 2 3 7 21 2 23 के 3 2 3 3 के 9 2 11। ठीक है, ये हो जाएगा 4 8 3 8 2 1 2 दो प्लेस पे पॉइंट लगा हुआ है तो 1283.84 1283.84 अपॉन 100 ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे 2 0 है तो 2 प्लेस पे पॉइंट इधर चला आएगा तो ये हो जाएगा 3.76 माइनस 12.8384। ठीक है, अब बड़ी संख्या पे माइनस लगा हुआ है तो जो आंसर है वो माइनस में आएगा, मतलब कि यहाँ पे प्रतिशत कमी होगी। अब 12.8384 में 3.76 को जो है माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4870 और 12 में से 3 के 9.07% की मतलब कमी होगी। एक व्यक्ति हर महीने 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं का उपभोग करता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं दोनों पर कुल मासिक व्यय 300 रुपए होता है। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो 300 रुपए के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। तो सबसे पहले तो चावल और गेहूं की कीमत निकाल लेते हैं। गेहूं की कीमत हम मान लेते हैं x है, क्योंकि चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है इसलिए गेहूं की कीमत मान रहे हैं कि गेहूं की जो कीमत है वो x है। तो चावल की कीमत कितनी हो जाएगी, इसका 20% ऑफ x
तो ये हो जाएगा 0.2x, है ना। 20/100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, बटे 100 होता है, तो 20/100, 100 से भाग दे दिया तो 0.2x आ गया चावल। अब दोनों पर जो व्यय हो रहा है वो 300 रुपए के बराबर है। तो गेहूं खरीद कितना रहा है, 8 किलो खरीद रहा है, और गेहूं की कीमत हमने मानी है x, तो 8 गुणे x 8x। चावल की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 किलो चावल खरीद रहा है, और चावल की कीमत है 0.2x, तो 20 गुणे 0.2x। और दोनों का जो व्यय है, दोनों जितना पैसा लगा रहा है वो कितने के बराबर है, वो 300 रुपए के बराबर है, बराबर 300 हो जाएगा। तो 20 गुणे 0.2 मतलब 4x, 8x प्लस 4x 12x बराबर 300 हो गया। तो इससे हमको x पता चल गया। 12 से 300 में डिवाइड करेंगे, x बराबर 25 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 12 25 60। इससे हमको अब क्या है, x आ गया। तो गेहूं की कीमत पता चल गई कि गेहूं की कीमत जो है वो x है, और x का जो है 25 के बराबर है, तो गेहूं 25 रुपया पर केजी हो गया। ऐसे ही चावल निकल आएगा। चावल 0.2x है, तो 0.2 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये पर केजी जो है चावल निकल आएगा। ठीक है ना, गेहूं और चावल की कीमत पता चल गई। अब कहता है कि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है। जो गेहूं की कीमत है इसमें 20% की वृद्धि की जा रही है। तो पहले 25 रुपया था, 25 का 20% 5 रुपया हुआ, तो 25 प्लस 5 अब कीमत हो गई उसकी 30 रुपया पर केजी। ठीक है, कहता है कि 300 रुपये के समान व्यय को बनाए रखना है। जो व्यय है 300 रुपया ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो पहले गेहूं था 25 रुपया पर केजी, तो गेहूं 8 किलो खरीद रहा था, तो अब 30 रुपया हो गया है। तो 30 रुपये में कितना लग जाएगा उसका, 8 गुणे 30, 8 किलो अब 30 रुपये के हिसाब से मिलेगा, तो 240 रुपया तो इसको केवल गेहूं में लग जाएगा। और खर्च इसको करना है बस 300 रुपये। तो बच कितना रहा है इसके पास, 300 में से 240 माइनस कर देंगे तो 60 ही रुपया इसके पास अब बच रहा है चावल खरीदने के लिए। ठीक है ना। और चावल 1 किलो चावल का दाम 5 रुपया है, मतलब 5 रुपये में 1 किलो खरीद पा रहा है, तो 60 रुपये में कितना खरीद पाएगा, 60/5। जब 5 रुपये में 1 किलो खरीद रहा है तो 60 रुपये में 12 किलो खरीद पाएगा। पहले कितना खरीदता था चावल, पहले जो चावल है वो खरीदता था आपका 20 किलो, अब खरीद पाएगा 12 किलो। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया, अंतर आ गया 20 माइनस 12 बराबर 8 किलो का अंतर आ गया। 8 किलो की कमी आ गई, है ना। पहले 20 किलो चावल खरीदता था, अब 8 ही किलो खरीद पाएगा, तो 12 किलो की कमी आ गई, अंतर आ गया। अब प्रतिशत में कमी पूछ रहा है, तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अंतर है, अंतर बटे पुराना जो खरीद रहा था 20 किलो, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, तो 20/2500, ये 40% की कमी हो जाएगी। सुनीता और ममता के बीच हुए चुनाव में 85% मतदाताओं ने मतदान किया, लेकिन 2% वोट अमान्य हैं। यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो वैध वोटों का 78% है, तो चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो मान लेते हैं कि पंजीकृत जो वोटर थे वो x थे, x मान लेते हैं। ठीक है, अब x का 85% मतदाता ने मतदान किया, तो x इंटू 85/100 इंटू जो वैलिड वोट थे 2% वोट अमान्य थे, मतलब कि 98% तो वैलिड थे, तो इंटू 98/100 इंटू सुनीता को मिले जो 64,000 वोट मिले, 64,974 वोट मिले, जो वैध वोटों का 78% है। तो सुनीता को जो वोट मिले हैं वो 78/100, वैध वोटों का 78/100 है, इनका वैध वोटों का 78/100, 78% है, तो 78/100 ये किसके बराबर हैं, जो टोटल वोट सुनीता को मिले हैं, बराबर 64,974 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 64,974 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बटे 85, ये नीचे आ जाएगा, 85 इंटू 98 इंटू 78। अब देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन है, इसको तो नॉर्मल करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम लोग डिजिटल सम से करके देख लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए 78 है, तो 78 जो रूल होता है कि डिवाइड करने का, डिजिटल सम का रूल होता है कि 3 का मल्टीपल जो है नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल अगर हट जाता है तभी डिजिटल सम से होगा ये। तो 3 से तो 26 बार में ये कट जाएगा, और इसको देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 3 पच्चे 15, ये भी 3 से कट जा रहा है, तो इसको 3 से काट देते हैं। ठीक है ना, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 1, 3 पच्चे 15, 3 अट्ठे 24, और ये कट जा रहा है आपका 3 दूनी 6, 3 छक्के 18। ठीक है, अब 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 3 6।
और 2 से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 0 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 9 18, 10829 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो अब ये डिजिटल सम से आराम से हो जाएगा। तो 10829 है। ठीक है, 10829, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ऊपर 2 हो जाएगा क्योंकि बाकी सब तो 1 + 0 0 0 1 1 हो गए। नीचे क्या होगा देखिए, नीचे ये 9 कट जाएगा। ठीक है, 8 5 13, तो 8 5 13 और 1 + 3 4 हो गया, 4 गुणे यहाँ पे 8 है, इंटू 1 और 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 2/8 चौके 32 चौके 128। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8 2 10 11 2, तो 2/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए डिजिटल सम में डिवाइड करने के लिए क्या रूल होता है कि नीचे 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं, ये नियम है। तो ये हो जाएगा 2 5 10 10 और नीचे भी 10 हो जाएगा, 1 + 0 का 1 हो गया और ये 1, तो 1 हो गया हमारा, डिजिटल सम 1 आ गया। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहला देखिए 1,65,000 है ना, 1,65,000 है। इसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 5 11 1 12 3, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, 1,00,000 है, इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, ये हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, 1,25,000 है, 5 2 7 और 1 8, ये भी नहीं हो सकता। चौथा देख लेते हैं 1,80,000, 8 और 1 9, है ना, 1,80,000 का 8 और 1 9 हो रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब 1,00,000 इसका जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1,00,000। ठीक, आर और एस के बीच हुए चुनाव में आर को एस के 110% वोट मिलते हैं और वह एस को 770 वोटों से हरा देता है। यदि कोई अमान्य वोट नहीं थे तो डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या है, डाले गए कुल वोट पूछ रहा है। तो देखिए आर को कह रहा है कि आर और को एस के 110% वोट मिलते हैं, मतलब हमें मानना पड़ेगा कि एस को एक्स वोट मिलते हैं। ठीक है, तो आर को कितने मिलेंगे, आर को एस का 110% मिल रहा है, मतलब x इंटू 110%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.1x, मतलब s को x मिल रहा है तो r को 1.1x मिल रहा है ना, 110/100, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 1.1x हो गया। अब कह रहा है कि वह s r जो है s को 770, r जो है s को 770 वोट से हरा दे रहा है, मतलब दोनों के बीच जो वोट का डिफरेंस है वो कितने का है, 770 वोट का है। तो 1.1x माइनस x बराबर 770 वोट हो गया। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0.1x बराबर 770, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 770/0.1, तो x बराबर हो जाएगा 0.1 को हम, ये 0.1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा, x बराबर 7700 वोट आ गया। ठीक है, तो s का वोट, ये x जो है हमने s का वोट माना है, तो 7700 वोट किसके हैं, s के हैं, तो r का वोट पता चल जाएगा। r को इसका हमको जो r को जो है s का 110% मिला है, तो 7700 का 110% निकाल लेंगे, इंटू 110% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7700 गुणे 110/100, 0 से 0 कट गया, 0 से ये 0 कट गया, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे s में, 77 से 11 में, तो 77 गुणे 10 770 और 77 एकम 77 847, और ये 0 लगा हुआ है, तो r को मिले 8470 वोट, s का हमको निकल ही आया है। टोटल वोट पूछ रहा है कि कुल वोटों की संख्या क्या है, तो r और s के वोट को हम जोड़ देंगे, तो 8470 प्लस 7700, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 7161617 टोटल वोट। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है तथा शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए आय इसकी है 16,000, आय जो है वो 16,000 है, खर्च दिया है कि इसका 80% खर्च कर देता है, तो 16,000 का 80% तो खर्च कर दे रहा है वो, इंटू 80/100, 80% का मतलब 80/100, 00 से 00 कट जाएगा, 16 8 128, 12,800 रुपए तो वो खर्च कर दे रहा है ना, 12,800 रुपए वो खर्च कर दे रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है वो, 16,000 में से 12,800 माइनस कर देंगे, तो 12,800 है, ये 32, 3 दूनी 5 और ये 6,
मतलब 3200 रुपए की वो बचत कर रहा है वो। ठीक है। फिर कहता है कि आय में 20% की वृद्धि होती है। तो अब नई आय क्या हो जाएगी? 16,000 प्लस 16,000 का 20%। 16,000 का 20% मतलब 16 दूनी 32, 3200। तो ये हो जाएगा 16,000 प्लस 3200, 19,200। ऐसे ही हम इसकी नई वो निकाल लेंगे, नया खर्च निकाल लेंगे। खर्च में 10% की वृद्धि हो रहा है कह रहा है, तो 12,800 प्लस 12,800 का 10% कितना हुआ? 1280 हुआ। तो ये हो जाएगा 12,800 और 1280, 08, 14,080। 14,080 नया खर्च आ गया। अब नया आय पता है, नया खर्च पता है, तो नया बचत निकल आएगा। तो 19,200 में से 14,080 को माइनस कर देंगे। 14,080 माइनस कर देंगे। 5,120 रुपया नया बचत मिल गया हमको। ठीक है। अब कहता है कि उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो नया बचत मिल गया, तो पहले बचत में वृद्धि निकाल लेते हैं कि बचत में वृद्धि कितनी है। नया बचत ये है, पुराना बचत 3200 था, तो 5,120 में से 3200 को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 1800 इधर और 120 इधर, 1920 रुपए आपका जो है ये बचत में वृद्धि मिल गई। अब बचत में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। तो ये बचत में जो वृद्धि है 1920 डिवाइडेड बाई आपका 3200 जो पुराना बचत है इंटू 100, 00 से 00 कट जाएगा। 32 छक्के 192, 60, मतलब कि 60% की वृद्धि होगी बचत में। कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 5% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है? बचत में वृद्धि पूछ रहा है। देखिए आय का 80% खर्च कर रहा है, तो आय हम ले लेते हैं कि आय मान लेते हैं 100 रुपए थी उसकी। ठीक है। खर्च अगर वो 80 रुपए खर्च कर रहा है, 80% खर्च कर रहा है, तो 100 का 80% 80 रुपया हो गया। अब क्योंकि बचत में वृद्धि पूछ रहा है तो बचत भी निकालनी पड़ेगी। तो जब 80 रुपए खर्च कर रहा है तो 20 रुपए उसके बच रहे हैं। फिर कह रहा है कि आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो नई आय क्या हो जाएगी? पहले 100 रुपए थी, अब 15% की वृद्धि हो जा रही है, तो ये आपकी 115 रुपए हो जाएगी। 100 का 15% 15 रुपए, 100 प्लस 15 115, तो ये नई आय 115 रुपए हो जाएगी। खर्च में भी 5% की वृद्धि हो रही है, तो नया खर्च भी निकल आएगा। पहले 80 रुपए था, अब ये 5% बढ़ जा रहा है। 80 का 5% बढ़ जा रहा है, मतलब 4 रुपए बढ़ जा रहा है, तो 80 प्लस 4 84 रुपए। ठीक है, नया खर्च भी आ गया। अब कह रहा है कि बचत में वृद्धि पूछ रहा है, तो अब देखिए नई आय निकल आई है, नया खर्च निकल आया है, तो नई बचत भी निकल आएगी। नई बचत क्या हो जाएगी? 115 माइनस 84 बराबर 31 रुपए। ठीक है। अब क्योंकि बचत में वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहले बचत में वृद्धि निकाल लेते हैं कि बचत में वृद्धि कितनी हो रही है। बचत में वृद्धि, नई बचत 31 है, पुरानी 20 थी, तो ये 11 रुपए की उसकी वृद्धि आ रही है। अब वृद्धि प्रतिशत निकल आएगा। बचत में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? जो बचत में वृद्धि हुई है डिवाइडेड बाय पुरानी बचत इंटू 100, 00 कट जाएगा, 2 पचे 10, 11 पचे 55, मतलब 55% की वृद्धि हो रही है।